लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर जिसके साथ हम शुरुआत कर रहे हैं वो नेपाल से है। नेपाल में कुदरत का जो क्रोध दिखा है, इस भयानक प्रलय से जो तबाही हुई है, जिस तरह घर, इमारतें, पुल, सड़कें, गांव के गांव सैलाब हो गए, सचमुच डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं। एक मिनट को कई बार लगता है कि क्या हम लोग इतने अभ्यस्त हो गए हैं इस तरह की तबाही की तस्वीरें देखते हुए, त्रासदी की तस्वीरें देखते हुए कि हमको असर नहीं होता। लेकिन जब आप उन चीखों को सुनेंगे, जब आप देखेंगे कैसे लोग खड़े हुए थे, भागने की कोशिश कर रहे थे, वो आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे पीछे पानी उनका पीछा कर रहा है, जैसे जल प्रलय आज सब कुछ निगलने को बेताब हो, तो इंसान कांप उठता है कि आज हमने प्रकृति को कहां पहुंचा दिया है। प्रकृति के साथ ये हाल किया है कि अब ये त्रासदी खुद हमारे साथ हो रही है। हम आपको बताना चाहते हैं कि नेपाल की ये त्रासदी सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा की कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे तिब्बत में चाइना द्वारा बनाए जा रहे बांध और दूसरे ढांचे भी एक बड़ा कारण हो सकते हैं। और आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर चाइना ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि ऐसी नौबत पैदा हुई। लेकिन उससे पहले आप नेपाल से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां शायद पिछले एक दशक की ये सबसे बड़ी आपदा आई है। जो लोग दूर से वीडियो बना रहे थे वो जोर जोर से चीख चीख कर कह रहे थे लोगों को कि भाई देखो ऊपर से पानी का सैलाब आ रहा है, लेकिन लोग भागते से पहले ये सब कुछ उन्हें निगल गया। अब इन भयानक मंजर है उसको देखने के बाद क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि इस बार नेपाल में मानसून बहुत कमजोर रहा है। नेपाल में पिछले 60 दिनों में सामान्य से 10% कम बारिश हुई है। यही नहीं, नेपाल के जिस रासुआ जिले में तबाही हुई वहां भी सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। नेपाल की सरकार खुद कह रही है कि जिस जिले में ये प्रलय आई वहां मूसलाधार बारिश हो ही नहीं रही थी, और यही बात अभी कई लोगों को हैरान कर रही है। वो ये जानना चाहते हैं कि जब इतनी ज्यादा बारिश नहीं हो रही थी तो नेपाल की नदियों में इतना भयानक सैलाब कैसे आया। देखिए, अब ये सब कैसे हुआ है, आइए वो समझिए। इसकी शुरुआत आज सुबह 9 बजे हुई। नेपाल की भोटेकोशी नदी से हुई, और ये वही नदी है जो चाइना के और तिब्बत से नेपाल में बहती है। जब इस नदी में पानी का स्तर अप्रत्याशित रूप से बढ़ा और जल प्रलय जैसी स्थिति बनी तो इसमें सब कुछ तबाह हो गया। अब लोगों का कहना है कि जब पानी और उसके साथ पहाड़ों का मलबा इतनी ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रहा था तब एक बहुत बड़े धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। ऐसा धमाका जो अक्सर ज्वालामुखी के फटने पर होता है। कल्पना कीजिए, पानी का ऐसा बहाव जो कि हिंदुकुश की पहाड़ियों से नीचे आ रहा है और साथ में मलबा इतना तेज था कि इसमें हजारों घर, इस बहाव में हजारों इमारतें, गाड़ियां, पुल, सड़कें, बाजार, पुलिस चौकियां, इमिग्रेशन ऑफिस की बिल्डिंग, बिजली बनाने वाले 20 से ज्यादा हाइड्रो पावर प्लांट्स पूरी तरह
नष्ट हो गए। शुरुआत में इस सैलाब की सबसे बड़ी मार रासुवा जिले के 2 इलाकों पर पड़ी। इनमें एक इलाके का नाम है टिमुरे, यानी या तिमुरे भी कहते हैं वहां पर, और दूसरे इलाके का नाम है स्याफ्रू बेसी। तो ये 2 तिमुरे और स्याफ्रू बेसी याद रखिए। इनमें भी जो तिमुरे इलाका है वो बॉर्डर है, नेपाल तिब्बत की सीमा पर मौजूद है, और यहां आज सुबह एक बहुत बड़ा बाजार लगाया गया था जहां एक बार में 500 लोग मौजूद रहते थे। लेकिन नेपाल सरकार का कहना है कि इस घटना में इस पूरे इलाके का नामो निशान मिट गया है। इस पूरे बाजार का, बाजार की दुकानें, बाजार के मौजूद लोग, नामो निशान मिट गया है। जो लोग सुबह दुकानें खोल चुके थे या बाजार में मौजूद थे या जो इमिग्रेशन ऑफिस आए थे, वो इन विनाशकारी प्रलय में गायब हो गए। अब अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो इसी इलाके में नेपाल और चाइना को जोड़ने वाला मैत्री पुल पूरी तरह पानी में बह गया। हालात ये बन गए कि नेपाल ने जो बॉर्डर चेक पोस्ट तिब्बत के पास लगाई थी या जो पुलिस चौकियां इसके पास थी, उन्हें पलक झपकते इस सैलाब ने पूरी तरह से निगल लिया। देखिए, नेपाल सरकार के मुताबिक इस त्रासदी में अब तक 95 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 500 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनमें 484 पर्यटक हैं। इनमें 133 भारतीय हैं, 93 नेपाली हैं, 258 पर्यटक दूसरे देशों के हैं। और देखिए, एक बार ये पानी का सैलाब वहां से हटता है तो सिर्फ मलबा जम जाता है और पूरी तरह से गांव के गांव नीचे दब जाते हैं। दबकर सब कुछ जमीन हो जाता है। गुंजाइश ही नहीं बचती कि इसके नीचे से किसी चीज को निकाला जा सके। जहां जहां जिस रास्ते में गया है, बर्बादी करते गया है। इसके अलावा 60 लोग ऐसे हैं जो नेपाल के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और प्लांट्स में काम करते थे, लेकिन ये लोग भी लापता हैं। बताया जा रहा है इनमें कई इंजीनियर्स भी वहां पर काम कर रहे थे, कई लोग टनल में काम कर रहे थे, कई लोग ऑन साइट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे। कई लोग वीडियो बनाते हुए चिल्लाते हैं कि ऊपर से पानी आ रहा है, बाढ़ आ रही है, भागो भागो, लेकिन इससे पहले भी कि वो कुछ समझ पाते, सब कुछ बर्बाद हो गया। नेपाल के जिस रासुवा जिले में ये प्रलय आई, वहां करीब 46,000 लोगों की आबादी रहती है, जो नेपाल की कुल आबादी का 0.15% है। बड़ी बात यह है कि सैलाब में बहे इन लोगों की 12 घंटे बाद भी कोई खबर नहीं है और नेपाल के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। नेपाल के मुताबिक जिन इलाकों में भोटेकोशी नदी बहती है, उन सभी इलाकों में पानी इतना ज्यादा है कि कोई भी हेलीकॉप्टर वहां उतर ही नहीं पा रहा। लापता हुए लोगों की कोई सूचना नहीं मिल पा रही। देखिए, इस बाढ़ का खतरा अब सिर्फ नेपाल के रासुवा जिले तक सीमित नहीं रहा है। जिस भोटेकोशी नदी में यह बाढ़ आई, वो नेपाल की त्रिशूली नदी में जाकर मिलती है और यही कारण है कि अब त्रिशूली नदी का जलस्तर बढ़ने से बाकी के जो जिले हैं उनमें कई रिहायशी इलाकों को खाली कराया जा रहा है। इनमें भी नेपाल के नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन जैसे जिलों के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है और कई एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि इससे भी ज्यादा प्रबल एक और फ्लैश फ्लड है, उसके आने की आशंका अभी भी बनी हुई है। जब आप ये खबर देख रहे हैं, रेड अलर्ट का मतलब यह होता है कि इन जिलों में नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ने से बाढ़ आ सकती है, हजारों लोग प्रभावित हो सकते हैं। यही रेड अलर्ट घोषित किया गया है। इसके अलावा नेपाल के रासुवा जिले से राजधानी काठमांडू की दूरी ज्यादा नहीं है। दोनों के बीच सिर्फ 120 किलोमीटर का सड़क मार्ग है।
और यही वजह है कि काठमांडू को भी अब रेड अलर्ट पर रखा गया है और काठमांडू से रासुवा हो, नुवाकोट, चितवन, धादिंग जिलों की तरफ जाने वाली जितनी सड़कें हैं, दूसरे रास्ते, उस सभी बंद कर दिए गए हैं। इस तरह का अलर्ट भारत के बिहार राज्य को लेकर भी जारी किया गया है, क्योंकि नेपाल की जो नदियां हैं, आप हर साल देख सुनते होंगे कोशी में बाढ़ आया, ये बताया जाता है कि नेपाल की नदियों से बढ़ते हुए आगे कैसे गंडक नदी तक पानी आता है। नेपाल की जो नदियां हैं वो आगे चलकर भारत में ही प्रवेश करती हैं। उदाहरण के लिए आज नेपाल की जिस भोटेकोशी नदी में प्रलय आई, वो नेपाल से होकर त्रिशूली नदी में मिलती है और आगे इसका पानी भारत की गंडक नदी में मिलता है और गंडक नदी बिहार के 7 जिलों में बहती है। इनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली जिला सभी शामिल हैं। अब बिहार सरकार ने गंडक और कोसी नदी से जुड़े जिलों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी स्थिति की निगरानी के लिए उच्च स्तरीय टीम बनाई है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी सम्राट चौधरी से बातचीत की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से बात की। देखिए, अभी खतरा सिर्फ नेपाल तिब्बत सीमा तक सीमित नहीं माना जा रहा है, बल्कि नीचे की तरफ बहने वाले पानी पर भारत और खासकर बिहार भी नजर रखे हुए हैं। और ये क्यों जरूरी है, उसके लिए आप एक बार फिर से नेपाल में हुई इस तबाही की इन तस्वीरों को देखिए। और ये जो आवाजें आप सुन रहे थे, दरअसल स्कूल बस थी, बच्चे उसमें मौजूद थे और वहां से ये बच्चे वीडियो बना रहे थे। मतलब कल्पना कीजिए कि इन बच्चों के लिए क्या दहशत, क्या खौफ उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। अब आपको ये बताते हैं कि जिन भारतीयों से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, जो भारतीय लापता बताए जा रहे हैं, उनमें ज्यादातर जानते हैं कैलाश मानसरोवर जी की यात्रा पर थे। भारत का विदेश मंत्रालय कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए 2 रूट को अपनी मंजूरी देता है। इनमें पहला रूट उत्तराखंड और लिपुलेख पास से होते हुए कैलाश मानसरोवर तक जाता है, जिसमें 22 दिन लगते हैं और इस रूट से यात्रा करने पर लगभग 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च आता है। एक दूसरा रूट है सिक्किम और नाथुला से होते हुए कैलाश मानसरोवर तक जाता है, जिसमें कुल 21 दिन लगते हैं और इस रूट से यात्रा करने का खर्च औसतन 3,31,000 रुपए आता है। अब सरकार के बनाए इन दोनों रूट्स को लेकर 3 समस्याएं आती हैं। पहला, सरकार इन दोनों रूट से अधिकतम 1,000 लोगों को ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर लेकर जाती है। दूसरा, इन रूट से कैलाश मानसरोवर की यात्रा को पूरा करने में वक्त भी ज्यादा लगता है। और तीसरा, सरकार के बनाए इन रूट से कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने में पैदल भी ज्यादा चलना पड़ता है, जिसके कारण बहुत सारे लोग एक प्राइवेट रूट को अपनाते हैं, वही रूट जिस पर आज ये प्रलय आई है। इस प्राइवेट रूट के पहले दिन भारत से लोग नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचते हैं। एक दिन काठमांडू का स्टे होता है, दूसरे दिन वो काठमांडू में साइट सीइंग करते हैं, काठमांडू के आसपास घूमते हैं। उस दौरान परमिट लेते हैं, उनको पूरी यात्रा के बारे में बताया जाता है, उनकी मेडिकल जांच की जाती है। तीसरे दिन वो गाड़ी से नेपाल के रासुवा जिले में पहुंचते हैं, जहां आज ये प्रलय आई है। चौथे दिन वो इसी जिले के रसुवा गढ़ी इलाके में आते हैं और वहां से नेपाल तिब्बत का बॉर्डर है। बॉर्डर पार करने के बाद वो तिब्बत की जो जिरोंग पोस्ट है उस पर आते हैं और यहां एक दिन आराम करने के बाद छठे दिन वो जोंगबा पहुंचते हैं। अब जोंगबा वो जगह है जहां से अगला पड़ाव मानसरोवर झील का आता है और इस यात्रा के 9वें दिन कैलाश परिक्रमा का पहला मौका आता है। और बड़ी बात यह है कि इस रूट से सिर्फ 14 दिन में यह यात्रा काठमांडू आकर खत्म हो जाती है और इस पर 2 से 3 लाख रुपए खर्च होते हैं। बड़ी बात यह है कि सरकार के बनाए रूट से अधिकतम 1,000 लोग ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन इस रूट से लगभग 20,000 से ज्यादा भारतीय हर साल इस यात्रा को पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए इस साल मई महीने से अब तक 24,000 लोगों ने इसी प्राइवेट रूट से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की और आज भी कई लोग इस यात्रा के लिए रसुवा गढ़ी से तिब्बत में प्रवेश करने वाले थे, लेकिन इसी के बाद उनसे संपर्क टूट गया और अब ये सभी भारतीय लापता बताए जा रहे हैं। जग्गी वासुदेव, जिन्हें सदगुरु भी कहा जाता है, उनका कहना है कि उनके 77 लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए इमिग्रेशन सेंटर में मौजूद थे, लेकिन अब इन लोगों की कोई खबर ही नहीं है और इनसे संपर्क टूट चुका है।